नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर लगाए जुर्माने पर कहा कि यह सब बीजेपी के राज में होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे, श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, सीताराम नहीं बोलते। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। पहले पंचायत चुनाव में 80% जीत से जवाब दिया, अब नगरीय निकाय चुनाव में जवाब देंगे कि कमलनाथ आतंकवादी है या फिर उनके समर्थक। शिवराज को कमलनाथ की चुनौती देने पर कहा 15 महीने में 100 रुपए 100 यूनिट की वृद्धा पेंशन बढ़ाई, मेट्रो शुरू हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया थोड़ा डब्बा इधर दिखा दो, भारत माता की जय। निश्चित तौर पर गुड्डू भाई जो यहाँ के पूर्व पार्षद और भविष्य के पार्षद हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। लोग शराब पी के वहाँ सड़क पे आ जाते थे, जाम हो जाता था। ये रहवासी इलाका और व्यवसायिक इलाका है, लोग परेशान होते थे। ये मार्केट ठप हो गया था, कोई यहाँ खरीद फरोख्त के लिए नहीं आता था। लोग यहाँ एडिशनल एसपी मिश्रा जी रहते हैं, वो तक घूम के आते थे, इधर सामने से निकल पाते थे। तो बद से बदतर स्थिति। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये रहवासी इलाके में ये दुकान खोली थी। ये हम लोगों के विरोध के बाद हमने कलेक्टर, डीजी, एसपी, चीफ सेक्रेटरी तमाम चिट्ठियां लिखी और कहा, और हमने कहा इसमें विधानसभा में भी हंगामा करेंगे। तो ये सब जब स्थिति हुई, ध्यानाकर्षण के लिए दिया, तो ये जब स्थितियां तो बैक फुट पे आई बीजेपी की सरकार और उनको हटाना पड़ा। इस क्षेत्र की, गुड्डू भाई की इस क्षेत्र की ये जीत है, इस शिवाजी नगर के लोगों की जीत है। और जब विधायक आपत्ति कर दे किसी दुकान पे, महिलाएं आपत्ति कर दें, तो सरकार का नियम है कि वहां नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जोर जबरदस्ती से किया गया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो भी रहवासी इलाके में भोपाल में शराब की दुकानें हैं, सबका विरोध करेंगे। और मैं एज ए एमएलए अपने क्षेत्र में सब जगह की लिख के दूंगा कि इनको हटाया जाए। ये सरकार, ये जनता जो अभी चुनाव हुए ना, पहले ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में जवाब दिया 80%, अब नगरीय निकाय चुनाव में इनको जवाब देंगे कि आतंकवादी कमलनाथ जी हैं या इनके समर्थक। ये कमलनाथ जी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें फिर से शिवराज को चुनौती दी कि 15 साल और हमारी 15 महीने। निश्चित तौर पर 15 महीने जिसमें 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हुई, जिसमें वृद्धाओं के 300 रुपए 600 रुपए पेंशन बढ़ाई, जिसमें मेट्रो शुरू हुई भोपाल इंदौर में, जिसमें 25 से 51,000 बच्चियों की शादी के लिए और लोगों को रोजगार मिला। ये तमाम चीजें हैं। और 15 साल में बेरोजगारी, डीए दिया था कमलनाथ जी ने 5%, इन्होंने डीए ले लिया, पेंशनर्स को डीए मिला नहीं, पेंशनर परेशान, व्यवस्था। और इन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली जो कोरोना काल के अंदर, जहां ऑक्सीजन मिली नहीं, बेड मिला नहीं। तो ये दुर्दशा है इनके राज में। और कमलनाथ जी के 15 राज में जो लोग सुखी हुए थे वो फिर बर्बाद हो चुके हैं। ये इसलिए डर रहे हैं कि ये जो हारेंगे तो ये वहां जवाब क्या देंगे। चुनाव जो हारेंगे पूरे पंचायत और नगर निगम नगर पालिका, तो इनके पास वहां जवाब नहीं होंगे, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि थोड़ा मामला शांत हो जाए, लेकिन 1 महीने होना चाहिए। जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता। सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में अपनी 18 साल की उपलब्धियां नहीं गिराते। सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 बार चुनकर आए हैं, लेकिन अब वह लूट की सरकार के मुखिया हैं। जिस तरह से 2.5 साल से उनकी भाषा बदल गई है। कल जब उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा तो मुझे प्रदेश के मुखिया पर आशंका हुई कि कहीं उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। जीतू पटवारी, आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं आपको शर्म आना चाहिए। जीतू पटवारी, आप आतंकवादी कमलनाथ को कहते हो। सुनील चौधरी, कहा गया है कि आतंकवादियों से किसका रिश्ता है? से चुनाव आयोग से ऐसा लगता है चुनाव आयोग पहली बार चुनाव करा रहा है। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं हुए। इस तरह की जो व्यवस्था डगमगा गई है चुनाव आयोग की, वो बताती है कि ये पहली बार हो रहा है चुनाव। इससे पहले देश की आजादी से आज तक कोई चुनाव ही नहीं हुआ था मध्य प्रदेश। इस बार वोटर को जागरूक क्यों नहीं किया गया? वोटर का परसेंटेज इतना कम क्यों है? चुनाव आयोग सो रहा था, सरकार सो रही थी कि सरकार के षड्यंत्र से वोटर कम डले, इसकी बू आती है।
अधिकांश लोगों की पर्चियां नहीं मिली, जिससे हजारों लोग वोट न डाल पाए, इधर से उधर भटकते रहे। क्यों? चुनाव आयोग और सरकार दोनों बताए। बिना सूचना मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बिना सूचना दिए मतदाता को, प्रत्याशी को, कैंडिडेट को, पार्टियों को मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बीएलओ के ऊपर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है चुनाव आयोग का? लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? एक भी कार्रवाई हुई तो बताओ, क्यों नहीं हुई? सवाल है। इन वक्त पर केंद्रीय कर्मचारियों को आनन फानन झाबुआ धार बदला गया और झाबुआ और धार से 1500 से 2000 कर्मचारी फिर बुलाए गए। इसी चुनाव आयोग के चुनाव के दौरान अराजकता क्यों? सवाल है। मध्य प्रदेश में लाखों वोट नहीं डाल पाए, इसके लिए दोषी कौन? क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश तो नहीं? मैं मानता हूं ये सब बातें, ये सब भाव इस बात को बताते हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं। और जब चुनाव हारने वाला मुख्यमंत्री 3 P से चुनाव जीतना चाहता है, पैसे से, प्रशासन से और पुलिस से, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये क्या नई प्रोसेस चालू हुई? और ग्रीन कार्ड लेके इधर से उधर दौड़ते रहो, पता चला ही नहीं कि क्यों है ग्रीन कार्ड, क्या उसका उपयोग है। मैं मानता हूं कि इन सब बातों के लिए ये सरकार दोषी है, चुनाव आयोग दोषी है। और जितनी अराजकता हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में 80-20 के रेशियो से, 80-20 के रेशियो से बीजेपी हार रही है। नगर निगम के चुनाव का रुझान, जैसा मैंने कहा, शिवराज की भाषा बताती है कि जनता उनके खिलाफ हो रही है। आतंकवाद, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना अपने आप में बताता है कि हमने कुछ नहीं किया। हम आरोप लगा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, छोटी भाषा बोल सकते हैं, अमर्यादित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर सकते हैं। यह एहसास कराता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी हारने वाली है। और इस बीच में हमारे वो मेकअप मंत्री जानते हो कौन है? बताओ कौन है मेकअप मंत्री? सब जानते हो, मतलब मेकअप मंत्री कौन है? ये कब सो जाते हैं और कब जाग जाते हैं पता ही नहीं। ये जैसे ही प्रदेश में कोई घटना घटी, देवास में एक आदिवासी महिला के साथ जो कुकृत्य किया पूरे विश्व ने देखा, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। ये मेकअप मंत्री सोते रहे, जागे नहीं, मीडिया में भी नहीं आए, सामने भी नहीं दिखे। जैसे ही खरगोन में एक आदिवासी बहन के साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, ये मेकअप मंत्री सोते रहे। विदेश में कोई घटना हो जाए, देश में कोई घटना हो जाए, कलकत्ता में कौन कौन बोल रहा है, अब इनको कनाडा के गृह मंत्री हैं, ये कनाडा के घटना का रिएक्शन यहां देंगे, एफआईआर कराएंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। अरे करो ना, होना भी चाहिए। किसी भी धर्म की आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ करता है, उसके साथ जितनी जल्दी कार्रवाई हो करो, पर आपका दायित्व तो निभाओ। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं होती है, जब मेकअप मंत्री जी आप सोते क्यों रहते हो? जब आपके हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? आप बात क्यों नहीं कर पाते जनता की आंखों में आंखें डाल के? आपको यहां नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीचे से नंबर 1 हो आप, आपकी गृह व्यवस्था की व्यवस्था में। क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? आपके लोग, जैसा मैंने कहा, अवैध गतिविधियों में लिप्त है और आपका गृह क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कैसे प्रशासन और पुलिस का प्रहार कराओ, इसमें लगे रहते हो और देश विदेश की बातों पे जाग जाते हो और प्रदेश की बातों पे सो जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री से। निंदा करता हूं उनके पूरे कृत्य की। जहां तक प्रश्न है, एक बात आज मैं बड़ी तफ्तीश के साथ बता दूं, मैंने पहले अपने गांव में जाकर वोट डाला। कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री कमलनाथ जगह जगह जनता को कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन कमलनाथ ने खुद वोट नहीं डाला। कमलनाथ कांग्रेस से जो खड़ा था उसी को वोट दे दिया। क्या कांग्रेस में तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है? तुम कैसे
लाड साहब की वोट डालें तो जनता डाले, गरीब डाले, किसान डाले, माताएं बहनें डाले और हमें तो बड़े आदमी में राज करेंगे। लेकिन एक बात आज मैं बड़ी तकलीफ के साथ बता रहा हूं, मैंने अपने गांव जाके वोट डाला। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जगह जगह जनता से कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, वोट डालने जाइए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। कमलनाथ जी हरिवार को कोई कांग्रेस का जो खड़ा था उसी को वोट दे देते। क्या कांग्रेस में तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया? और तुम ऐसे लाट साहब वोट डाले तो जनता डाले, गरीब डाले, किसान डाले, माताएं डाले, बहनें डाले, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो राज करेंगे। ये लोकतंत्र का अपमान किया है कमलनाथ जी आपने, लोकतंत्र का अपमान जिसको जनता सहन नहीं करेगी। बताइए सबको कैसे वोट डाल और खुद वोट डालने की जहमत नहीं, कष्ट नहीं उठाया। लोकतंत्र में इनका विश्वास। वीआईटी कॉलेज प्रबंधन पर बिफरे विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, अभी 7 ने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी है, फाइल वापस नहीं हुआ है तो 7,000 पढ़ेंगे। भारत भूमि पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर फाइन लगाया है, ऐसे लोगों को कॉलेज से बाहर निकाला जाएगा। खबरदार रहे, वह कॉलेज उसी इंदौर रोड पर है जहां भक्तों की वजह से जाम लग जाता है। इसलिए कॉलेज प्रबंधक से और प्रबंधन से और सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा से मत टकराइए। टकराई थी महाराष्ट्र की सरकार तो सारे भूत अंदर घुस गए, भूतपूर्व लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री पद चला गया। कॉलेज को अगर चलाना है तो हनुमान चालीसा भी 7 बच्चों ने पढ़ा था, अगर उनका फाइन वापस नहीं लिया तो 7,000 लोग अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुगालते में मत रहना। और कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, भारत की भूमि के अंदर चलना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोक सकते। हाँ, ये शर्त है कि जब स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, जब कोई कक्षाएं चल रही हैं, तब क्लास में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई होगी। लेकिन शेष समय बच्चा स्वतंत्र है, वो राम का जाप करेगा, वो कृष्ण का जाप करेगा, वो महावीर का जाप करेगा, वो गौतम बुद्ध का जाप करेगा, वो वाहे गुरु का नाम का जाप करेगा। क्यों नहीं करेगा? भारत में पैदा हुआ है, वो कोई अरब कंट्री में पैदा हुआ क्या वो पाकिस्तान समझ रखा है देश को? मुगालते में मत रहना। तो पाकिस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी है भारत के नौजवानों की, इसलिए हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाएगा और राम नाम भी जपा जाएगा और राष्ट्र नाम को भी तेजी से और प्रखरता के साथ समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर प्रेरित किया जाएगा। जो कार्रवाई की गई समझाइश दी जा सकती थी, आपको नहीं लगता किसी तरीके से जानबूझकर तो नहीं की गई? हो सकता है वह कोई बदमाश किस्म के हिंदू विरोधी या सनातन धर्म विरोधी या हनुमान विरोधी हो, उनको लग रहा था कि बच्चों को बड़ा फाइन लगा दे। जिनने फाइन लगाया उन पर भी कार्रवाई करिए, हो सके तो उनकी छुट्टी करिए। बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे, उन्हें तो वहीं से डिग्री मिलना है, लेकिन जिनने प्रोफेसरों ने, लेक्चरारों ने भी जो फाइन लगाया है उनको बाहर करिए। इस तरह का फाइन भविष्य में ना हो, ध्यान रखिए। जहां राम भक्त जब कथा सुनने जाते हैं तो सड़क जाम हो जाती है, कॉलेज उसी रोड पर है। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी ईमानदारी से अपना कार्य तो किया जाता है, पर आशा और उषा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। आशा और उषा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि ट्रेनिंग बहुत समय पहले हो चुकी है। उसके बाद भी वह अपनी प्रोत्साहन राशि को लेकर वहाँ भटकने के लिए मजबूर हैं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन के अधिकारियों के मनमानी के चलते उन्हें उनके कार्यों का पैसा भी सही समय पर नहीं मिला। अगर मालवा भी है तो उससे काट कर उन्हें दिया जाता है। होश में आओ, होश में आओ, विजय पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दीपिका मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमेशा एक होते हैं। समस्या ये है कि हम जो आशा कार्यकर्ता अपने काम को करते हैं
बावजूद उसके हमें सम्मान न देके हमारी हर जगह कंप्लेन की जाती है कि हम कामचोर हैं। जब दिन रात हम जो काम को कर रहे हैं आप उसी का तो रिपोर्टिंग बनाते हैं। ये जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, और ये जो हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की कटौती की जाती है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों का समय पे वेतन आ जाता है, अगर हम सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं का वेतन समय पे नहीं मिल रहा, प्रोत्साहन राशि समय में नहीं मिल रही है, तो आप लोग ऊपर हम लोगों के लिए लेटर भेजिए, हमारा पेमेंट मंगाइए, हमसे सिर्फ काम का दबाव मत मंगाइए। काम बस का हम पे दबाव देते हैं और हम लोग मानसिक प्रताड़ित होते हैं। ये जो समस्या है, इसी समस्या को लेके हम लोग सभी विक्टोरिया में इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो समस्या है वो हम अपने सीएमएचओ सर के पास रखें और वो हमें इस समस्या से जल्द निराकरण करें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमने जो सर को अपनी समस्या बताई है और हमने जैसा बताया है कि जो भी अधिकारी है जिन्होंने भी हम आशा उषा कार्यकर्ताओं का मतलब स्वास्थ्य परीक्षण में जो भी हम लोगों को लाभ नहीं दिया है, जो भी हमारी एनसीडी के लिए आईडी कार्ड आए थे, अगर अभी तक हमको उस पर नहीं मिले उस पर कार्रवाई की जाए। एनसीडी के फॉर्म को आप सिर्फ दबाव दे रहे हैं, लेकिन एनसीडी के फॉर्म तो हम लोग को नहीं मिले। अगर जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं की है तो हम आशा उषा पर काम करने का दबाव भी मत डालें। हम लोग सभी मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। आशा उषा कार्यकर्ता बहनें एक हो। नाम बताएं। इस प्रकार का आप पे दबाव कौन बनाता है? इस प्रकार का हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? हमारे अधिकारी पे तो पूरी चैन है। ऊपर सीएमएचओ सर हैं, फिर हमारी नोडल अधिकारी मैम है, फिर हमारी डीसीएम मैम है, फिर हमारे एएनएम दीदी हैं, हमारे एमओ हैं। तो सभी लोग ये कहते हैं काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जब हम इतने वर्षों से काम हम ही कर रहे हैं तो आप ऊपर हम लोगों की समस्या को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? मांगों का निराकरण होता है, लेकिन जो प्रोत्साहन राशि की समस्या है वो समस्या ही बनी रहती है। उस समस्या को आप अगर हम लोग ने पूरा रिपोर्टिंग करी है, पूरा काम किया है, तो आप उसका जल्द से जल्द भुगतान कीजिए और हम आशा उषा कार्यकर्ताओं बहनों के लिए जो भी समाधान उसको जल्द से जल्द कीजिए। पूजा कनौजिया, आशा उषा कार्यकर्ता, C2 संगठन। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में मौजूद कैदियों को साक्षर बनाने की मुहिम जेल प्रशासन के द्वारा छेड़ी गई है। जेल प्रशासन द्वारा जेल में मौजूद निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कैदी जेल पहुंचता है उसे साक्षर बनाने के लिए जेल प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है। वहीं जो कैदी 12वीं या ग्रेजुएट शिक्षा हासिल कर चुके हैं उन्हें ओपन यूनिवर्सिटियों के माध्यम से उच्च शिक्षा दिलाई जाती है। मामले में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल में आने वाले प्रत्येक कैदी को साक्षर बनाने के लिए जेल प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो इनमेट्स रहते हैं जेल के अंदर रहते हैं और 2-3 प्रयास रहते हैं हमें एजुकेशन के मामले में कि जो बंदी ऐसे बंदी जो निरक्षर हैं तो वो जब भी छूट के जाएं, 15 दिन बाद जाएं, चाहे 5 साल बाद जाएं या 2 साल, तो कम से कम साक्षर होकर के जाएं, नाम पता तो लिखना जाने। तो इसकी तो एक सेपरेट अब क्लास और एक व्यवस्था बना रखी है कि वो निरक्षर से साक्षर कैसे किया जाए। और जो बंदी सज़ा में हैं और जो बंदी पहले से कोई ना कोई एजुकेशन लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी 12th, तो वो हायर एजुकेशन या हायर चीज़ अपना शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारी निरंतर कोशिश रहती है और प्रयास भी रहते हैं। अपने पास में शिक्षक भी है, व्यवस्थाएं भी है, लाइब्रेरी भी है, जगह भी है और 2 ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ अध्ययन केंद्र खुले हुए हैं। एक अपना इग्नू का खुला हुआ है और दूसरा भोज विश्वविद्यालय द्वारा अभी लास्ट ईयर खोला गया है। तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय के में अभी कम से कम 6 बंदी ऐसे हैं जिन्होंने MBA का फॉर्म भरा है, वो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बंदी भी हैं, करीब 10-12 बंदी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन का काम पढ़ाई कर रहे हैं और 60 से 70 बंदी इस प्रकार के हैं जो कि 10th और 12th की एजुकेशन ले रहे हैं। इस प्रकार से ये काम अपना एजुकेशन से संबंधित चलता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल तरीके से हम प्रशिक्षण जिसे अपन कौशल वाला ट्रेनिंग कह सकते हैं, वो भी हम बंदियों को अभी हमने चालू किया है। ITI के माध्यम से हमने 4 ट्रेड में 30-30 बंदियों को प्रशिक्षित किया हुआ है। कारपेंट्री है और आपका एक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जिसमें लेड और बल्ब लगाए जाते हैं, फिटर्स का काम है। तो ये ITI के इंस्ट्रक्टर के माध्यम से हमने प्रशिक्षण का काम चालू किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि LED लेड जो आपकी LED जो बल्ब हैं वो अब हमारे बंदी ही तैयार करते हैं और अपने जेल में जितने भी आप बल्ब देखेंगे वो अपने बंदी से निर्मित बल्ब ही अब आप पाएंगे कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और उसको तैयार करने लग गए।
ग्वालियर में अचानक लीज खत्म किए जाने से निराश कुछ दुकानदारों ने स्थानीय सांसद से मांग की है कि उन्हें राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति दिलवाई जाए, अन्यथा उन्हें विस्थापित किया जाए। दुकानदारों का दावा है कि अगर बगैर विस्थापित किए उनका रोजगार छीना गया तो लगभग 250 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन पीड़ित दुकानदारों की इच्छा मृत्यु की अनुमति दिलवाने की बात को सिरे से नकार दिया। सौरभ यादव नाम है मेरा और बस स्टैंड पे हमारी दुकान है। हम दुकान का संचालन करते हैं। पिछले हमारी समस्या ये है कि रोडवेज ने हमसे लगभग 20-25 साल पहले प्रीमियम जमा के दुकान आवंटित करी थी निविदा के माध्यम से, और आज वो एक व्यक्ति विशेष को बेचने के लिए हमसे पूरी दुकान खाली कराना चाह रहे हैं। हम उनसे उसके लिए भी कोई विरोध नहीं कर रहे, बस अपना पुनर्वास चाह रहे हैं कि आप पे जो खाली जगह पड़ी हुई है उस पर हमको पुनर्वासित कर दीजिए, ताकि हमारा रोजी रोटी और व्यवसाय, चूँकि 10 दुकानों में लगभग 300 लोग वहाँ से व्यवसाय संचालित करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं, परंतु उसको ख़त्म करके हमको 12 घंटे का एक अल्टीमेटम नोटिस दिया जा रहा है, जबकि अभी तक हमसे शासन ये बात कर रहा था कि आपको हम पुनर्वासित कर रहे हैं। परंतु आज हमको कल रात में 8 बजे नोटिस भेजा जाता है कि 12 घंटे में आप अपनी दुकान खाली करें, नहीं तो आपकी दुकान तोड़ दी जाएगी, जबकि हमारा प्रकरण भी न्यायालय में लंबित है, ना कि लीज भी बाकी। अभी 8 से 10 साल हमारी लीज बाकी, हमारा प्रीमियम जमा है लगभग 2.5 लाख रुपए आदमी का, परंतु अभी किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आपने सांसद जी से मुलाकात की, उनसे बार-बार कह रहे थे कि आप इच्छा मृत्यु दिलवा दीजिए, जी अनुमति दिलवा दीजिए। क्या करेंगे, रोजगार चला जाएगा। अब हम पे कोई विकल्प दूसरा नहीं बचा है, हम पे कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? कोविड के इस भयावह दौर में 2 साल से निकले हुए हम लोग हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी ये बात बोल रही है कि आदमी को एक दूसरे की मदद करना है, सरकार को भी करना है, परंतु यहाँ तो रोजगार देने की जगह रोजगार छीना जा रहा है जो संचालित है, और हम उसमें भी सरकार के किसी भी उसमें अवरोध पैदा नहीं करना चाह रहे, किसी भी योजना में, किसी भी उसमें, परंतु हमको भी तो एक निश्चित वो चाहिए कि भाई हमारे को आप पुनर्वासित कर दीजिए। आप पे रेजेंसी स्क्वायर के बगल में हमको पुनर्वासित कर दीजिए। रेजेंसी स्क्वायर की 40 दुकान है, वो भी बिल्कुल हमारे लीज के समकक्ष हैं। आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं, बिल्कुल इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं या पुनर्वासित कर दिया जाए, 2 में से एक चीज़ तो करें। जी हाँ, बिल्कुल सभी दुकानदार एकजुट। राकेश यादव। समस्या 25 साल पहले हम लोगों ने दुकानें लीज पे ली, उसमें प्रीमियम जमा की 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जब प्रीमियम जमा करी, वो बाकायदा लीज रेंट भी भरते रहे। आज वो जगह को जो है ना, उसमें वो जगह पीछे की जगह बेच दी गई, और उस हमारी जगह जबकि छोड़ के जो टेंडर उन्होंने किया उसमें भी छोड़ के उन्होंने रखा था, लेकिन फिर भी आज जो है और हमसे एक तरह के विस्थापन कर रहे हैं कि विस्थापन दे रहे हैं, हम तुमको जगह दे रहे हैं, हम तुमको जगह दे रहे हैं, दुकानें बना के दे रहे हैं, लेकिन आज तक ने देते हुए उनको 12 घंटे का नोटिस दे दिया कि दुकान खाली करें, हटा रहे हैं। वो ऐसे ही उन्होंने समझाया कि वो किसी एक बिल्डर को देना चाह रहे हैं और 250 लोगों को बेरोजगार करना चाह रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हम लोगों का रोजगार नहीं छीना जाए। भाई 250 लोग परिवार पलता है 10 दुकानों में, तो इच्छा मृत्यु जब हमारा रोजगार छीनेगा तो क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु चाहते हैं हम शिवराज सिंह से, सिंधिया से, है ना, सिंधिया जी, शिवराज सिंह, ये लोग हमको इच्छा मृत्यु दिलवाए राष्ट्रपति से, जब हमारा रोजगार छीनेंगे। अब कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। नोटिस 12 घंटे का दिया है, जो गलत है, जानबूझ के सब जो है कराया जा रहा है 12 घंटे में। आप तो बीजेपी नेता? हाँ, बीजेपी नेता भी, तभी तो मैं शिवराज सिंह से गुहार लगा रहा हूँ। कार्यकर्ता मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ। हाँ हाँ, और मैं 15 साल से कर रहा, मैंने कभी वो नहीं किया, लेकिन मैं भी कह रहा, हम भी सहयोग के शासन के उसमें, लेकिन हमारा रोजगार नहीं छीना जाए। हमारा रोजगार चला जाएगा तो लोग यार
तो मरने की स्थिति में है उसमें कोर्ट वाला मामला नहीं कोर्ट में कुछ हो जाए आपको हटने सारे लोग जैसा आप जैसा पहले भी आपको आपके सामने बात की मेरी भी इच्छा यही है इसलिए आप तो पहले भी मीटिंग में थे पर खुद मिला सकते एक आदमी को रोजगार देने के लिए 25 साल पहले जमा किए थे कि हमने जो खाली कराया जाएगा तब हटाया जाएगा एक आदमी के लिए तो ऐसा ही तो हो रहा है हमारे साथ जी सर आप जैसा रखोगे तो 40 वो भी कराया चलो मैंने कोशिश की है मैं दूसरा आपके साथ बात भी करूंगा अगर मुझे कोई बात बता दी तो आपको करने दूंगा तो अपने कोशिश की नहीं कोशिश यही थी कि पढ़े रहे आपने भी हमको फोन किया चलो कोई बात और सर इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है अच्छा सोल्यूशन पुनर्वास ही है और उनके पास लैंड है जगह जगह कौन सी क्या खराब जगह देगा वो भी तैयार है सुमन बोले हमसे कि आपको हटा दिया खत्म कर रहे हैं उनको गरीब आदमी को हटा दिया रोजगार छीन रहे ना हट जाएंगे अब तक नहीं बोला रोजगार ही चला जाए मैं कहा तो मैं तो पूरी तरह आपके साथ चालू मुद्दे भी चाहता भी सैनिक संध्या जी बोल रहे हैं पर जब आज तेरा निवेदन हमारा आपके पीछे आगे बजे राष्ट्रपति से सब लोग क्या करो मेरा अच्छा बात दिलवाई है संध्या जी सिविल साहब ने सीधा से सुने ऐसे लोगों का परिवार चलेगा एक आदमी की जगह छोड़ के पहले भी टेंडर में भी करा है अब आप छोड़ की बात कर मंदिर ये छोड़िए सोच में नहीं आ रहा जैसा बोला आपने मैं कुछ नहीं बोल रहा। जबलपुर में गुरुवार को हुई न्यायालय परिसर में मारपीट के मामले में ओमती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मारपीट की घटना में घायल इरफान मंसूरी के द्वारा शिकायत की गई, उसके साथ कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई जिस पर मामला दर्ज किया गया। वहीं अधिवक्ताओं के पक्ष में इरफान मंसूरी पर भी मामला दर्ज कराया गया है। इरफान मंसूरी द्वारा लगातार अधिवक्ताओं को झूठे मामले में फंसाने को लेकर धमकी दी जा रही थी, जिसका शिकायत अधिवक्ता रजनीश यादव के द्वारा पहले भी की गई है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। के पास जिला न्यायालय के पास मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, तो वहाँ पर ये इरफान अहमद कुरैशी ये अपने होश हवास खोए हुए एकदम भागते हुए आए और इनसे जब मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि इनके साथ इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ है और इन्हीं के रामपुर क्षेत्र का एक बंदा है रजनीश यादव, एडवोकेट रजनीश यादव, और उसने इनके साथियों ने और रजनीश यादव ने इनको मारा। ये भागने की कोशिश की, गिर गए, तो इनको फिर दोबारा से पकड़ के फिर मारा है और अगर ये मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते तो इनकी जान भी जा सकती। आप कौन है? मैं तो वहाँ नमाज़ पढ़ने गया था, मस्जिद में PSM मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, तो ये दुर्घटना देखा मैंने वहाँ पर। तो इनको लेकर के फिर हम थाने आए और थाने में उन्होंने जो SI महोदय थे उन्होंने कहा दिया भाई विक्टोरिया ले जाओ, तो हम लोग इंसानियत के नाते इनको लेके यहाँ आ गए विक्टोरिया। और वहाँ पर जो हमने देखा या जिस तरह की घटना घटी है, ये हम जिला प्रशासन से एक अपील करते हैं कि वकीलों द्वारा इस तरह का जो तरीका अपनाया गया है, गुंडागर्दी की गई, खुली गुंडागर्दी, वो भी न्यायालय परिषद के अंदर, तो मैं ये मांग करता हूँ कि वहाँ के जो कैमरे हैं उन कैमरों को चेक किया जाए और जितने भी दोषी लोग हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आपका नाम? मोहम्मद यासीन खान। न्यायालय परिसर में एक इरफान मंसूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे साथ कुछ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, जो इनके पक्षकार और साथ वकील साहबान के द्वारा बताया गया इनको। इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और वकीलों के द्वारा भी रिपोर्ट वाद विवाद की दी है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।